हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उत्कर्ष के इस लाइव सेशन में। मैं श्री चरण दोस्तों लेकर आ गया हूं आपके लिए और एक शानदार, लाजवाब और जिंदाबाद सेशन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और टीम उत्कर्ष के साथ मिलकर अपनी तैयारी को सुचारू रूप से आगे बढ़ा रहे होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ में, इन्हीं कामनाओं के साथ दोस्तों करते हैं आज के सुपर सेशन को प्रारंभ। और दोस्तों आज का जो विशेष पर्व है, आप सभी को पता होना चाहिए कि आज विजयदशमी का पर्व है दोस्तों। यानी आज ही के दिन भगवान राम ने दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, दुष्ट, दुराचारी और दोस्तों अन्याय का साथ देने वाला पापी जो रावण है दोस्तों, उसका वध किया था। ध्यान दीजिएगा आप लोग। और ध्यान दीजिएगा, अधर्म पर धर्म की विजय का पताका फहराया था, पाप पर पुण्य का पताका फहराया था भगवान राम ने। तो दोस्तों विजयदशमी के पावन पर्व की बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, हार्दिक मंगल कामनाएं। तो सबसे पहले दोस्तों ध्यान दीजिए, भगवान राम के जीवन से हमें क्या सीखने को मिलता है? ध्यान रखो आप लोग। सबसे बड़ी चीज भगवान राम के जीवन से अपन को धैर्य सीखने को मिलता है दोस्तों। ठीक है कि भगवान राम दोस्तों और रावण, अगर मैं कहूं आपको दोनों को अलग कैसे करते हैं, तो कहते हैं कि जब रावण का वध हुआ तो मंदोदरी जो है वो देखना चाहती थी कि मेरे इतने बाहुबल पति को मारने वाला अक्षर आखिर था कौन। ध्यान रखो आप लोग। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में भगवान राम जो है वो इस समय क्या करते हैं, वहां बैठे होते हैं वन में। लेकिन उसी दरमियान मंदोदरी वहां आती है और आई, तब उसने देखा भाई कौन है। तो मंदोदरी, राम बैठे हुए थे, पीछे से मंदोदरी की छांव राम के सामने आकर के छांव गिरी। तब राम अकस्मात खड़े हुए और खड़े होकर पीछे देखा, देवी प्रणाम, आप कौन है? तब मंदोदरी ने कहा कि मैं इस बाहुबल जो रावण गिरा हुआ है इसकी पत्नी हूं। तो कहा कि आप जो है भाई क्या आपने निष्कर्ष निकाला? तो कहा कि मैं देखना आई थी कि मेरे पति को मारने वाला अक्षर था कौन आखिर वो। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में कहा कि आपने क्या देखा फिर? तो कहा कि मैंने बस यही नोटिस किया कि बाहुबल में वो तुमसे कम नहीं था, तपस्या तुमसे ज्यादा की थी, ज्ञान में भी वो तुमसे ज्यादा नहीं तो बराबर कम भी नहीं था, ध्यान रखे। लेकिन उसमें और तुम में केवल इतना अंतर है कि वो दूसरे की पत्नी को पाने के लिए अपने प्राणों को दे गया और तुम दूसरे की छांव गिरने पर, दूसरे की पत्नी की छांव गिरते ही खड़े होकर उसको प्रणाम करते हो। तो ये सम्मान जो है वो तुम्हें इनसे अलग करता है। तो ध्यान रहे, इसीलिए राम जो है दोस्तों वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए थे। इसलिए दोस्तों जय श्री राम लिख करके एक बार सभी जो है आज के इस शानदार सेशन को हम प्रारंभ करते हैं। तो सभी मित्र एक बार जो है लिख दीजिए, जल्दी से देखें जय श्री राम। उसके बाद आज का सुपर सेशन प्रारंभ करते हैं। पहला सवाल आपके सामने आ रहा है दोस्तों, हो जाओ तैयार। देखें, हाँ कंप्लीट है। तो सभी मित्र ध्यान रखेंगे। और दोस्तों आज ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल, आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बिल्कुल, जय श्री राम, जय श्री, क्या बात है, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। बिल्कुल दोस्तों, तो करते हैं आज के सुपर सेशन को प्रारंभ। और आज पोल बाबा नहीं चलेगा भैया, आज पोल बाबा नहीं चलता है ना, उस दिन मैं बिल्कुल नॉन स्टॉपेज चलता हूँ, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, तो आज का दोस्तों शानदार जो अपना सेशन है वो मैं प्रारंभ कर रहा हूं। हो जाओ तैयार देके सभी मित्र। इस दुनिया में वही लोग सफल होते हैं जो समय और शिक्षा, इन दोनों तत्वों का सही इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों समय के साथ सही सदुपयोग करते हैं तो समय अपने साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है। समय के साथ दुरुपयोग करोगे तो निश्चित रूप से समय भी अपने साथ दुरुपयोग करता है। पहला सवाल दोस्तों आपके सामने आ गया है, जल्दी से आने दीजिए। आप लोग देखें राइट आंसर आपका क्या है। बहुत शानदार सवाल है भाई, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आपके सामने आया है दोस्तों। प्रश्न है आपका, हाँ, निम्नलिखित में से सुमेलित, सबको इसको सुमेलित कीजिए भाई, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो बिल्कुल सुमेलित कीजिए आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, सालिम अली दोस्तों कहां पर है? तो सालिम अली दोस्तों जम्मू कश्मीर में है, ध्यान रखो आप लोग। ठीक है, दुधवा खारा कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा आप लोग। जिम कारपेट कहां पर है दोस्तों? उत्तराखंड में है। और खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है। बात खत्म। 2 1 4 और 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3, बी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों। मैं आपको बार बार बताता हूं, एक तो ध्यान रखना है कुन्नू नेशनल पार्क, कुन्नू नेशनल पार्क दोस्तों ध्यान रखेंगे आप लोग।
कुन्नू नेशनल पार्क कहां पर है? तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश में है दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप लोग। कहां पर है भाई? मध्य प्रदेश में, जहां दोस्तों नामीबिया से लाए गए चित्ते जो है रखे गए थे, आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों यहां आपका करेक्ट आंसर, यहां पर क्या हो जाएगा? बी आपका यहां करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय उद्यान का भी सवाल दोस्तों आपके एग्जाम में पक्का आता है भाई, ध्यान रखेंगे आप लोग। तो अगला प्रश्न आ रहा है नेक्स्ट दोस्तों, एक मिनट थोड़ा सा भैया मैं इसको हाँ अब दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर देखें, भारत और किस देश के बीच नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है दोस्तों? भारत और दक्षिण कोरिया, भारत और मंगोलिया, भारत और उज्बेकिस्तान, और या फिर भारत और जापान के मध्य? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। देखें राइट आंसर आपका क्या होता है। देखें सभी मित्र उत्तर देंगे भाई, जितने भी सेशन के साथ जुड़े हैं लाइक शेयर कर दीजिएगा। उसके बाद आज का सुपर सेशन दोस्तों आप लोग जो है जल्दी से राइट आंसर आपका क्या होता है। तो बिल्कुल दोस्तों बी आपका सभी का राइट आंसर दिख रहा है मुझे, मंगोलिया, भारत और मंगोलिया। जल्दी से आप लोग बता दीजिए। देखें मंगोलिया की राजधानी कहां स्थित है दोस्तों? मंगोलिया की राजधानी कहां स्थित है? उलाना बातर दोस्तों, उलाना बातर। दक्षिण कोरिया की राजधानी कहां पर है दोस्तों? सियोल। दक्षिण कोरिया की कहां पर है? सियोल, और यहां की मुद्रा है वॉन। और उत्तरी कोरिया की कहां पर है? ये जरूर ध्यान रखना, उत्तरी कोरिया की राजधानी कहां पर है? तो उत्तरी कोरिया की है प्योंगयांग, प्योंगयांग। और मुद्रा यहां कर भी दोस्तों क्या है? वॉन। और दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा तानाशाह वर्तमान किम जोंग उन, यही का ध्यान रखो आप लोग, किम जोंग उन, ध्यान रखना है दोस्तों। सियोल शांति पुरस्कार मोदी को, ध्यान दीजिएगा, शांति के क्षेत्र में दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार दोस्तों ध्यान रखना है, मोदी को मिल चुका है, ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, उज्बेकिस्तान दोस्तों, ठीक है, और दोस्तों कजाकिस्तान की ताशकंद, इस उज्बेकिस्तान शोम, जापान की दोस्तों टोक्यो, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? टोक्यो, मुद्रा है येन, संसद दिनांक की डाइट, संसद क्या है भाई? डाइट। और यहां के दोस्तों प्रधानमंत्री कौन है? फूमियो किशिदा, फूमियो किशिदा, किशिदा, ध्यान रखेंगे आप लोग। तो यहां आप सभी ध्यान रखेंगे दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका यहां बिल्कुल करेक्ट। देखो मैंने आपको एक सेशन लिया था जिसमें ध्यान रखना है कि कौन सा युद्ध अभ्यास कौन सा देश के साथ होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो आप लोग, ठीक है ना। तो ध्यान रखो एक सेशन में, अगला जो संडे का मैराथन रहेगा अपना, उसमें 1% तो ये पक्का फाइनल पूरी पीडीएफ बना के लाऊंगा, जिसमें दोस्तों सैन्य अभ्यास समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया भाई, निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा कालिदास सम्मान प्रदान किया जाता है दोस्तों? ध्यान रखो आप लोग, राजस्थान सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश, मणिपुर या महाराष्ट्र? तो बिल्कुल दोस्तों नो डाउट, सोचने की जरूरत नहीं है, यहां आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका यहां बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कालिदास दोस्तों महाकवि कालिदास के नाम से जो दोस्तों प्रारंभ हुआ था कब? 1980 ईस्वी में दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप लोग। कब प्रारंभ हुआ था? 1980 ईस्वी में प्रारंभ हुआ यह पुरस्कार दोस्तों, महाकवि कालिदास की याद में यह पुरस्कार दिया जाता है। और कालिदास दोस्तों बहुत बड़े साहित्यिक थे, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों यह पुरस्कार किस सेक्टर का हो गया? तो यह साहित्य के क्षेत्र का पुरस्कार हो गया भाई, ध्यान रखो आप लोग। अब दोस्तों कालिदास की थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपन, नाम आ ही गया है दोस्तों, तो ध्यान रखो कालिदास को उपनाम के रूप में क्या बोलते हैं दोस्तों? भारत का शेक्सपियर, भारत का शेक्सपियर, भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं भाई? कालिदास को। इसके बाद ध्यान रहे कालिदास किसका दरबारी था दोस्तों? तो कालिदास दरबारी था चंद्रगुप्त सेकंड का, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ठीक है दोस्तों। कालिदास के द्वारा लिखी गई प्रमुख रचनाएं कौन सी है? तो कालिदास के द्वारा लिखी गई प्रमुख रचनाओं दोस्तों, पहला नाम आता है नंबर 1 मेघदूत, लिख लेना भाई अच्छे से। नंबर 2 ऋतु संहार, ऋतु संहार। नंबर 3 अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम। नंबर 4 कुमार संभव, कुमार संभव। नंबर 5
रघुवंश तिलक और मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम, ये सभी कालिदास की रचनाएं हैं दोस्तों। इसी चंद्रगुप्त सेकंड का दरबारी था दोस्तों विष्णु शर्मा। क्या नाम था? विष्णु शर्मा। कौन सा ग्रंथ लिखा था दोस्तों? पंचतंत्र ग्रंथ लिखा था, जो विश्व में बाइबल के बाद में दूसरा सबसे लोकप्रिय ग्रंथ है दोस्तों। इसी का दरबारी था दोस्तों आर्यभट्ट। आर्यभट्ट, जिसके द्वारा दोस्तों कौन सा ग्रंथ लिखा गया था? आर्यभट्टम। आर्यभट्टम और सूर्य सिद्धांत। सूर्य सिद्धांत। ध्यान रखें कि दोस्तों आर्यभट्ट जो है इसने शून्य का आविष्कार किया था भाई, शून्य का आविष्कार। इसने पहली बार बताया कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। इसने दोस्तों पहली बार त्रिभुज का क्षेत्रफल बताया भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल गणित में पढ़ते हो ना आप लोग। और दोस्तों इसने पहली बार बताया पाई का मान, 22/7 आप लोग पढ़ते होंगे। तो दोस्तों वो मान भी किसने बताया था? आर्यभट्ट के द्वारा ही बताया गया था। इसी का दरबारी था दोस्तों वराहमिहिर। वराहमिहिर, ठीक है, जिसके द्वारा बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका ग्रंथ लिखा गया था दोस्तों। खगोलीय शास्त्र का बहुत बड़ा विद्वान, तारामंडल के बारे में, खगोलीय शास्त्र के बारे में लिखने वाला दोस्तों कौन था? वराहमिहिर दोस्तों। किसका दरबारी था? चंद्रगुप्त सेकंड का दरबारी था। इसीलिए चंद्रगुप्त सेकंड का जो समय है दोस्तों वो भारतीय साहित्य का स्वर्ण काल कहलाता है। भारतीय साहित्य का स्वर्ण काल कहलाता है। कंप्लीट है सभी के? तो यहां दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दोस्तों शिवाजी पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया है? तो दोस्तों वो दिया गया नरेंद्र मोदी को। ध्यान रखना है आप लोगों को। और दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार जो है इसके द्वारा लता मंगेशकर के नाम से, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो प्रारंभ किया गया, ये भी सबसे पहले किसको मिला है? तो ये भी दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। तो यहां आपका करेक्ट आंसर हो गया है डी भाई, आपका यहां बिल्कुल एक्यूरेट आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है भाई, ये बहुत ही मोस्ट और इंपॉर्टेंट है भाई। अगला प्रश्न आ गया, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है दोस्तों? सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है भारत का? जल्दी से आप लोग कमेंट करके उत्तर दो। देखे NH44, NH7, 22 या फिर 20। और यह भी बताना है कि यह सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कहां से कहां तक है। कमेंट करो जल्दी से। देखे सबसे पहले कमेंट किसका आता है? देखे NH जो सबसे लंबा है, ध्यान रखो आप लोग, ठीक है, कौन सा है ध्यान रखना आप लोगों को, और कहां से कहां तक है। जल्दी 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 जल्दी। हाँ, तो श्रीनगर से दोस्तों कन्याकुमारी तक बिल्कुल सही आ रहा है। श्रीनगर से कन्याकुमारी NH44, श्रीनगर से कन्याकुमारी, यानी कश्मीर से कन्याकुमारी बोलते हैं ना अपन। अब आपको दोस्तों यहां पर ध्यान रखना है कि इस NH44 को ही पहले 7 कहा जाता है। ध्यान रखना है आप लोगों को, ज्यादा डाउट में नहीं आना है आपको ना। श्रीनगर से कन्याकुमारी, और ये कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो ये दोस्तों 11 राज्यों से होकर गुजरता है भैया। कितने राज्यों से? 11 राज्यों से होकर गुजरता है। और यहां आपको अगला पॉइंट ये ध्यान रखना है कि भारत में पहली बार सड़क का निर्माण किसने करवाया था? बताओ। देखें, भारत में प्रथम बार सड़क का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो दोस्तों ध्यान रखना, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करवाया गया था, जिसका नाम था उत्तरापथ। उत्तरापथ। अब आप लोग उत्तर दे रहे हो, देखो शेरशाह सूरी, ध्यान रखना गलत उत्तर दे रहे हो आप लोग, ध्यान रखो आप लोग। शेरशाह सूरी ने फिर इसको पक्की सड़क के रूप में बनवाया था, ध्यान रखना। लेकिन पहली बार सड़क जो है, ध्यान रखना, पेशावर पाकिस्तान वाली जो ग्रांड ट्रैक रोड जिसको बोलते हैं, उस सड़क को पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने तैयार किया था, जिसका नाम था उत्तरापथ। ध्यान रखोगे आप लोग। और फिर शेरशाह सूरी के द्वारा, किसके द्वारा? शेरशाह सूरी के द्वारा दोस्तों जीटी रोड या अपन कह सकते हैं ग्रांट ट्रैक रोड दोस्तों, ग्रांट ट्रैक रोड के रूप में दोस्तों निर्माण किसने करवाया था? तो वो करवाया था शेरशाह सूरी ने दोस्तों। कहां से कहां तक दोस्तों? पेशावर पाकिस्तान से कलकत्ता तक ये रोड जो है बनी हुई है। तो यहां आपको ध्यान रखना है अच्छे से। इसके बाद दोस्तों यहां पर यह भी ध्यान रखना है आप लोगों को कि सड़क जो है, प्रश्न आ रहा है, तो विश्व की सबसे ऊंची सड़क कौन सी है? विश्व की
सबसे ऊंची सड़क कौन सी है? तो दोस्तों ये भारत में ही है, लेह से मनाली। लेह से मनाली ध्यान रखना है, सबसे ऊंची सड़क है दोस्तों। तो यहां आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए आपका यहां बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया है दोस्तों। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने। ड्यूमा और संघीय परिषद निम्नलिखित में से किस देश की संसद का नाम है दोस्तों? ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की है, मलेशिया की है, कनाडा की है, या फिर रूस की है दोस्तों। देखो बाकी देशों की आपको राजधानी भी ध्यान रखना है भाई दोस्तों। देखो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहां पर है? कैनबरा दोस्तों, ध्यान रखो आप लोग, कैनबरा। ठीक है, मलेशिया की कुआलालंपुर, कुआलालंपुर है। और ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? डॉलर। इसकी मुद्रा रिंगिट, कई बार पूछते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना आप लोग, रिंगिट। ठीक है, कनाडा की दोस्तों ओटावा, और मुद्रा डॉलर। और दोस्तों यहां आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूस। रूस जिसकी राजधानी है मॉस्को। कहां है भाई? मॉस्को। मोस्कोवा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है दोस्तों। और यहां की जो मुद्रा है वो है रूबल। मुद्रा क्या है? रूबल है। और दोस्तों यहां के जो वर्तमान में राष्ट्रपति महोदय है उनका नाम है दोस्तों व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों यहां की जो संसद है उस संसद का नाम है ड्यूमा भाई, ध्यान रखना। एक तो देखो रूस की संसद का पूछते हैं, एक दोस्तों जापान की संसद का कई बार सवाल पूछा जाता है, जिसका नाम है डाइट। क्या नाम है भैया? डाइट। ध्यान रखेंगे आप लोग, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो यहां सभी मित्र ध्यान रखेंगे दोस्तों। रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो ऐसे में आपको यूक्रेन के बारे में भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। यूक्रेन की राजधानी कहां पर है भाई? कीव। कहां पर है? कीव। और यूक्रेन दोस्तों ध्यान रखना, कीव शहर किस नदी के किनारे है? नीपर नदी के किनारे है भैया। किस नदी के किनारे है? नीपर नदी के किनारे बसा हुआ शहर। और यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? वोलोदिमीर जेलेंस्की। वोलोदिमीर जेलेंस्की। जेलेंस्की। ठीक है, तो यहां दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूस आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व में सर्वाधिक परमाणु शक्ति वाला देश कौन सा है? तो दोस्तों वो रूस ही है, ध्यान रखेंगे आप लोग। सेकंड पर है अमेरिका। सेकंड पर कौन सा देश है? अमेरिका है। और दोस्तों इतना परमाणु इस तरह से युद्ध होना दोस्तों वास्तव में मानवता के संहार की ओर, ध्यान दीजिएगा। मुझे लग रहा है कि जिस तरह से रावण का पाप जो है ज्यादा बढ़ गया था और उसके बाद में भगवान को आना पड़ा था, उस तरह से पृथ्वी पर पाप बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ध्यान रखो आप लोग। ठीक है, छोटे मासूम बच्चे मर रहे हैं, ध्यान रखो। एक तो आपने वो वीडियो भी देखा होगा, बहुत वायरल हुआ था, जिसमें एक छोटा सा बच्चा जो है उसको 5-6 साल का बच्चा था, उसको गोली मारते हैं। ठीक है, और जाने वो बच्चा उससे पहले कह रहा है कि तुम जो ये कर रहे हो, मैं ऊपर जाकर के अपने मालिक अल्लाह, नूर, भगवान जो भी है उनको जाकर के कहूंगा कि तुम बहुत गंदे लोग हो। तो निश्चित रूप से दोस्तों ये अंत की ओर ही बढ़ने वाले शब्द है, ध्यान रखेंगे। छोटे छोटे बच्चों को ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बुजुर्ग महिलाओं को ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, कितना दोस्तों अब जो है नरसंहार जो है अभी वर्तमान में देखने को मिल रहा है। किस गर्त में मानव जो है अपने आविष्कारों को लेकर के जा रहा है, जो संभवतः एक सोचने और बड़ी दयनीय स्थिति है। तो यहां आपका राइट आंसर होगा भाई रूस। अगला प्रश्न आ गया, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था दोस्तों? भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ईस्वी में, 1973 ईस्वी में, 1992 ईस्वी में, या 2010 ईस्वी में? भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम दोस्तों कब लागू किया गया था? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, देखें। हाँ बिल्कुल, सभी का कमेंट राइट। 1972 ईस्वी दोस्तों, ध्यान रखना है आप लोगों को। 1973 ईस्वी में बाघ संरक्षण अधिनियम चलाया गया था दोस्तों, बाघों को बचाने के लिए। बाघ संरक्षण अधिनियम चलाया गया था। अब आपको यहां पर यह ध्यान रखना है, बताओ देखे जल्दी से आप लोग देखें कि बाघों का घर किसे कहा जाता है? बाघों का घर किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को दोस्तों बाघों का घर कहा जाता है। लेकिन दोस्तों बाघों की मांद किसे कहते हैं? बाघों की
मांद किसे कहा जाता है? तो बाघों की मांद दोस्तों राजस्थान को कहा जाता है। बाघों की मांद राजस्थान और बाघों का घर मध्य प्रदेश। दोस्तों ध्यान रखेंगे आप लोग अच्छे से। तो यहां आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1972। और दोस्तों आज विजयदशमी है, तो मैं आपको थोड़ी सी जानकारी ये भी दे देता हूं। ध्यान रखेंगे दोस्तों कि भगवान राम जो है, राम मंदिर की 1992 की घटना आ गई ना ऑप्शन में, तो राम मंदिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जिसे प्रारंभ में कहते हैं कि राजा भोज के द्वारा यह बनवाया गया था मंदिर अयोध्या में। और इस मंदिर को जो तुड़वाया गया था, ध्वस्त किया गया था, वो किया गया था 1528 ईस्वी में। 1528 ईस्वी में बाबर का एक सेनापति था मीर बांकी। उस मीर बांकी ने दोस्तों राम मंदिर को तुड़वा दिया था और यहां पर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवा दिया भाई, बाबरी मस्जिद का निर्माण करवा दिया था। और दोस्तों ध्यान रखें, जब भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव 1992 ईस्वी में, तो 6 दिसंबर 1992 ईस्वी को जो है दोस्तों बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया था। और दोस्तों इसके बाद ध्यान रखो ये केस चल रहा था, सबसे लंबा केस चला है भारत के इतिहास का। और दोस्तों ध्यान रखेंगे आप लोग 9 नवंबर 2019 ईस्वी को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय कमेटी ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया दोस्तों। और 5 अगस्त 2020 ईस्वी को मोदी ने राम मंदिर की नींव लगाई दोस्तों। और जो 2024 ईस्वी में जनवरी में इसका उद्घाटन करने की बात चल रही है। और राम मंदिर का वास्तुकार है दोस्तों चंद्रकांत मौली सोमपुरा, चंद्रकांत मौली सोमपुरा। तो दोस्तों ये राम मंदिर के बारे में आपसे कुछ जानकारी पूछी जा सकती है इस बार एग्जाम में, क्योंकि अभी काफी चर्चा का विषय रहेगा। जनवरी में उद्घाटन भी होना है, ऐसे में आपके एग्जाम का नजदीक का है। तो यहां आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1972 ईस्वी में। 1972 में भारत पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता भी हुआ था 1971 की लड़ाई के बाद में। अगला प्रश्न आ गया भाई, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है दोस्तों? यूपीएससी जो है, यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति दोस्तों किसके द्वारा की जाती है? बहुत ही इजी प्रश्न है। प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो कोई नहीं, क्यों भाई? भारत का राष्ट्रपति करेगा, ध्यान रखो आप लोग, ठीक है। यूपीएससी का प्रावधान जो है दोस्तों संविधान के, यूपीएससी का प्रावधान संविधान के किस भाग में है भाई? भाग 14 में है भाई, ध्यान रखो आप लोग। संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान किस में है भाई? भाग 14 में है। और भाग 14 में दोस्तों आपको ध्यान रखना है यूपीएससी की स्थापना जो है, ठीक है, कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी को, 1926 ईस्वी को हुई थी। और यूपीएससी जो है दोस्तों ध्यान रखेंगे आप लोग, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? यूपीएससी का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो मनोज सोनी जी जो है, डॉक्टर, वर्तमान में डॉक्टर मनोज सोनी जी इसके वर्तमान में अध्यक्ष है, ध्यान रखेंगे। अब आपको यहां ध्यान रखना दोस्तों कि सिविल सेवा परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे रे? ठीक है, सत्येंद्र नाथ टैगोर थे दोस्तों, ध्यान रखना आप लोगों को। कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर, सिविल सेवा परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत की प्रथम आईएएस महिला कौन है? तो वो है दोस्तों अन्ना जॉर्ज, ध्यान रख लेना अच्छे से। और भारत की प्रथम आईपीएस, देखो आईएएस को सारे के सारे किरण बेदी लिख रहे हैं, इनकी अकल घास खाने चली गई पता नहीं। अरे किरण बेदी आईपीएस है प्रभु, आईपीएस महिला कौन है? किरण बेदी, किरण बेदी। चलो बताओ, भारत की प्रथम नेत्रहीन महिला आईएएस कौन है? नेत्रहीन महिला आईएएस कौन है? प्रथम दोस्तों तो है प्रांजल सिंह, प्रांजल सिंह। तो सभी मित्र ध्यान रखेंगे आपको। हाँ, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई?
कंप्लीट है भाई सभी के। अगला प्रश्न आ गया भाई आपके सामने, जल्दी से आन दीजिए राइट आंसर। ये रहा भाई, निम्नलिखित में से किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत का प्रथम पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है? मस्त सवाल दोस्तों, शानदार। ठीक है, तो यहां दोस्तों आपका राइट आंसर पुरी, मोढेरा, वाराणसी या कन्याकुमारी। तो बिल्कुल दोस्तों मोढेरा का सूर्य मंदिर दोस्तों गुजरात आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। सौर ऊर्जा से संचालित पूर्णतः, ध्यान रखो आप लोग। पुरी दोस्तों ओडिशा में ही है, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों पुरी का जगन्नाथ मंदिर बहुत फेमस है। जगन्नाथ मंदिर दोस्तों कहां का प्रसिद्ध है? पुरी का फेमस है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, जहां की रथ यात्रा निकलती है। रथ यात्रा यहां की बहुत फेमस होती है। मोढेरा का सूर्य मंदिर दोस्तों कहां पर है? गुजरात में है। और दोस्तों वाराणसी यानी बनारस का विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ मंदिर, जल्दी से कमेंट करो देखिए इसका निर्माण किसने करवाया था? काशी विश्वनाथ मंदिर जो है, इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जल्दी से कमेंट कर दो आप लोग देखें। हाँ, सबसे पहले कमेंट किसका आता है देखें। काशी विश्वनाथ जो मंदिर है, इसका निर्माण दोस्तों किसके द्वारा करवाया गया था? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। सभी मित्र ध्यान रखेंगे, चंदेल शासक धंग, चंदेल शासक धंग, बिल्कुल चंदेल राइट आंसर आ रहा है सभी का। हाँ, चंदेलों के द्वारा दोस्तों खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया गया था, ध्यान रखो। और चंदेल शासक धंग के द्वारा ही दोस्तों ध्यान रखेंगे काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था, जिसे औरंगजेब के समय तोड़वाया गया था। यह भी ध्यान रखो, तोड़ने फोड़ने का काम जितना भी है औरंगजेब का था। ठीक है, मुगल शासक औरंगजेब। तो दोस्तों यहां आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका यहां बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया है। अगला प्रश्न आ गया भाई, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? बहुत बढ़िया भाई, ध्यान रखना आप लोग। केशव चंद्र सेन ने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, स्वामी विवेकानंद या फिर दोस्तों देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा? तत्वबोधिनी सभा जो है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी और कब की गई थी? यह भी आपको ध्यान रखना है भाई, ध्यान रखो आप लोग। ठीक है, तो दोस्तों देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा 1839 ईस्वी में दोस्तों ध्यान रखना है आप लोगों को। कब की गई थी? 1839 ईस्वी में देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी दोस्तों? आर्य समाज की भाई, आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? 1875 ईस्वी में बंबई में। और स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहां की गई थी? कलकत्ता में की गई थी, कोलकाता दोस्तों। अब आपको यहां ध्यान रखना है, आर्य समाज दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने पहली बार दिया था वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद जी ने। और स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा इन्हें तूफानी हिंदू कहा जाता है भाई, उपनाम के रूप में, तूफानी हिंदू। बचपन का नाम क्या था इनका? नरेंद्र था। और नरेंद्र से दोस्तों विवेकानंद नाम किसने दिया था? खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने। और दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा पुस्तक लिखी गई है फिलोसफी ऑफ इंडिया, फिलोसफी ऑफ इंडिया। और यह भी ध्यान रखना कि स्वामी दयानंद सरस्वती जो है इनके द्वारा पुस्तक कौन सी लिखी गई है? सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश के नाम से पुस्तक लिखी गई है। तो यहां आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देवेंद्र नाथ टैगोर आपका दोस्तों सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी मित्र ध्यान रखें, या राइट आंसर आपका डी होगा भाई। अगला प्रश्न आ गया है, निम्नलिखित में से किस मामले की जांच के लिए हंटर आयोग की स्थापना की गई थी? यह तो बहुत शानदार प्रश्न है। हंटर आयोग दोस्तों स्थापना किसके लिए की गई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए, रोलेट एक्ट के लिए, असहयोग आंदोलन, बंगाल विभाजन। सबसे पहले तो आप लोग एक काम कीजिए, इन चारों का समयकाल कमेंट कीजिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? रोलेट एक्ट कब आया था? असहयोग आंदोलन कब हुआ था? और बंगाल विभाजन कब हुआ था दोस्तों? जल्दी से कमेंट कीजिए। सारे घटनाक्रम मैंने आपको A to Z विधिवत दोस्तों जान दीजिएगा, मेरे लिखवाए हुए हैं, तो जल्दी से बता दीजिए। देखिए हंटर आयोग जो है वो कब बना था दोस्तों और किसके संदर्भ में बनाया गया था, ये भी आपको बताना है। देखिए जल्दी से,
हाँ, तो सभी मित्र ध्यान रखेंगे, यहां पर आपका राइट आंसर बिल्कुल, ये तो कुछ दोहरा ही नहीं था, जलियांवाला बाग हत्याकांड होना ही था सभी का। लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। कहां पर? अमृतसर, पंजाब, अमृतसर इन पंजाब में। अब आपको दोस्तों यहां पर ध्यान रखना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, इस जलियांवाला बाग हत्याकांड में अंग्रेजी आंकड़ों के अनुसार 379 लोग जो है इसके अंदर मारे गए थे, वास्तव में हजारों की संख्या मरे थे। और दोस्तों ध्यान रखेंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल डायर ने, जनरल डायर ने। और इस जनरल डायर की हत्या किसने की थी? तो वो की थी दोस्तों उधम सिंह ने, उधम सिंह के द्वारा की गई थी, उधम सिंह जी के द्वारा हत्या कर दी गई थी। अब आपको ध्यान रखना है दोस्तों, रोलेट एक्ट कब आया था? तो रोलेट एक्ट का तो विरोध ही हो रहा था जलियांवाला बाग को लेकर के, यानी रोलेट एक्ट के विरोध में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई थी। तो 1919 ईस्वी में दोस्तों, कब आया था? 1919। क्या था ये? इस एक्ट के तहत किसी भी भारतीय को संदेह के आधार पर गिरफ्तार करके उसे कैद में डाल दिया जाता था, उस व्यक्ति को वकील व दलील पेश करने की अनुमति नहीं दी जाती थी। फिर इस जलियांवाला बाग हत्याकांड, देखो इसके विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में दोस्तों गांधी जी ने चलाया था 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन। ध्यान रखो आप लोग, जो असहयोग आंदोलन चला दोस्तों बहुत शानदार चला था। लेकिन इसी दरमियान दोस्तों 1922 ईस्वी में घटना घटित होती है, कौन सी रे? चोरा चोरी कांड, चोरा चोरी कांड की घटना घटित होती है गोरखपुर यूपी में। और दोस्तों ध्यान रखें, इस समय यहां की पुलिस चौकी में आग लगा दी गई थी। इस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बंद करने की घोषणा कर दी थी। 1905 ईस्वी में हुआ था दोस्तों बंगाल विभाजन, 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन हुआ था। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। कंप्लीट है सभी के? तो लॉर्ड कर्जन दोस्तों ध्यान रखना है आप लोग यहां पर। हाँ, सभी मित्रों को अच्छे से ध्यान, ठीक है। 1905 ईस्वी लॉर्ड कर्जन, और ध्यान रखो बंगाल विभाजन 1905। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना, ध्यान रखना मुस्लिम लीग पार्टी की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? सलीम उल्लाह खां व आगा खां के द्वारा। और 1907 ईस्वी में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, जिसमें कांग्रेस दो भागों में, गरम दल और नरम दल, और नरम दल, ध्यान रखो भाई आप लोग, ठीक है भाई। तो सभी मित्र ध्यान रखेंगे, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। अगला प्रश्न आ गया है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत, आज रावण का फोन आ रहा है यार, क्या करूं बताऊं मैं आप लोग हैं। रावण कह रहा है यार जो ये गुनहगार लोग हैं ये भी मुझे जलाने के लिए आ गए, तो इनका मैं क्या करूं बताओ अब। तो रावण को उत्तर देना ही पड़ेगा, ध्यान रखो आप लोग हैं। तो ध्यान रखो भाई आप लोग, राष्ट्रीय आंदोलन दोस्तों 1905 ईस्वी में जब बंगाल विभाजन हुआ था ना, तो उसको लेकर के चला था दोस्तों 1905 ईस्वी में। कौन सा आंदोलन भाई? स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। तो ध्यान रखना आप लोगों को 1905 ईस्वी में। साथ में मैंने आपको बताया सूरत अधिवेशन, और 6 में मुस्लिम लीग की स्थापना। अब बताओ जल्दी से कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहां हुई थी? ढाका में, ढाका बांग्लादेश में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, जिसकी ढाका जिसके किसकी राजधानी है? बांग्लादेश। मुद्रा है यहां की टका, और यहां की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। तो हसीना जुल्फों वाली, भाई ध्यान रखो आप लोग। तो जहां आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1905 ईस्वी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ गया है, निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि प्रदान की थी? मस्त सवाल आ गया भाई, ध्यान रखो आप लोग। खेड़ा सत्याग्रह के बाद में, रोलेट एक्ट के बाद में, जलियांवाला बाग के बाद में, या चंपारण सत्याग्रह के बाद में? सबसे पहले तो ये चारों ही घटनाक्रम कब हुए थे ये आपको अच्छे से ध्यान होने चाहिए, ठीक है। देखो
रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को दी थी कौन सी? महात्मा की। और रविंद्रनाथ टैगोर को गांधी जी ने दी थी गुरुदेव की उपाधि। उत्तरपांतर हो गए दोनों, ध्यान रखना, उत्तरपांतर हो गए दोनों, गुरुदेव हो गई और रविंद्रनाथ टैगोर को ये महात्मा की उपाधि। तो किस आंदोलन के बाद में गांधी जी को जो है महात्मा की उपाधि से दोस्तों सम्मानित किया गया था? तो सभी मित्र ध्यान रखेंगे दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी के में, 1917 ईस्वी में जो गांधी जी का चंपारण हुआ था नील की खेती के विरोध में, नील की खेती के विरोध में हुआ था। और ये दोस्तों गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था दोस्तों। ये क्या था? प्रथम सत्याग्रह था। और यहां पर ये ध्यान रखना दोस्तों, बढ़िया प्रश्न है, किसके कहने पर गांधी जी ने यह आंदोलन किया था? राजकुमार शुक्ला के कहने पर, राजकुमार शुक्ला के कहने पर यह आंदोलन किया था। ध्यान रखें, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि दोस्तों लौटा दी थी? नाइटहुड की उपाधि, नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। ध्यान रखेंगे, आज मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत शानदार है दोस्तों, ध्यान रखना सवाल। रोलेक्ट एक्ट मैंने आपको जस्ट अभी बताया। खेड़ा आंदोलन दोस्तों कब हुआ था? 1918 ईस्वी में हुआ था खेड़ा आंदोलन दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप लोग। जो किसके लिए हुआ था? यहां के किसानों के लिए हुआ था। यहां भयंकर अकाल पड़ा, अकाल के बाद भी दोस्तों यहां से किसानों से कर वसूल किया जा रहा था। ऐसी स्थिति में गांधी जी ने, और 1918 में गांधी जी का हुआ था अहमदाबाद मिल आंदोलन, अहमदाबाद मिल आंदोलन, जब गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल की थी दोस्तों। यहां पर क्या की थी? भूख हड़ताल की थी। तो यहां आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी आपका यहां करेक्ट आंसर, चंपारण सत्याग्रह बिल्कुल राइट आंसर रहेगा आपका। ठीक है, ये राजकुमार शुक्ला कई बार पूछा गया है। खेड़ा आंदोलन दोस्तों, ये गांधी जी का आपके आंदोलन का सही क्रम आपसे पूछ लेते हैं तो आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। ये आज के जो सवाल है लास्ट में, जो सवाल है अभी 4-5 सवाल लास्ट वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखो आप लोग। ठीक है ना, अगला प्रश्न आ गया है, मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए रिट जारी कर सकते हैं कहां पर दोस्तों? जिला न्यायालय में, राष्ट्रपति, केवल उच्चतम न्यायालय में, उच्चतम और उच्च न्यायालय में दोस्तों, ध्यान रखो आप लोग। मूल अधिकारों के संदर्भ में अपन रिट कहां जारी कर सकते हैं दोस्तों? सीधा सा प्रश्न यह है। ठीक है ना, तो यहां आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उच्चतम और उच्च न्यायालय दोनों में, ध्यान रखेंगे आप लोग। आप उत्तर दे रहे हो उच्चतम न्यायालय, एक केवल एक नहीं, उच्चतम नहीं, अनुच्छेद 32 के तहत ध्यान रखो, हम लोग जो है उच्चतम न्यायालय में, अनुच्छेद 226 के तहत हम जो है उच्च न्यायालय में रिट दायर कर सकते हैं, ध्यान रखो आप लोग। ठीक है, तो यहां सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है दोस्तों अनुच्छेद 32, इसे डॉक्टर अंबेडकर ने इसीलिए कहा है संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा। किसने कहा है? डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने, बी.आर. अंबेडकर के द्वारा कहा गया है। ध्यान रखेंगे दोस्तों कि अगर प्रश्न आ जाए संविधान की आत्मा, सीधा प्रश्न आ गया किसे कहते हैं, तो प्रस्तावना को किसने कहा था? ठाकुरदास भार्गव ने कहा था, ध्यान रखेंगे आप लोग। हम 226 के तहत उच्च न्यायालय में रिट दायर कर सकते हैं और 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में। दोस्तों ध्यान रखो, मूल अधिकार जो अपने है, मौलिक अधिकार जिसे अपन कहते हैं, मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में जिसका प्रावधान अपन को देखने को मिलता है, प्रावधान लिया गया है अमेरिका से, ध्यान रखो आप लोग। अब आपको ध्यान रखना है, मूल अधिकार कभी भी नष्ट नहीं होते हैं, लेकिन जब भी देश में दोस्तों 352 यानी राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, उस समय हमारे अधिकार नष्ट हो जाते हैं। उस समय केवल अनुच्छेद 2 बचते हैं, 20 और 21, जो कभी भी नष्ट नहीं होते। अनुच्छेद 20 होता है 2 सिद्धि का अधिकार और अनुच्छेद 21 होता है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों ध्यान रखेंगे आप लोग। और दोस्तों ध्यान रखो, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में 6। संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया? कमेंट करो जल्दी। जो संपत्ति का अधिकार है दोस्तों अनुच्छेद 31 दोस्तों, ये हटाया गया था 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी मोरारजी भाई देसाई सरकार के समय, ध्यान रखना है। और दोस्तों यहां पर यह भी ध्यान रखना कि 44वां संविधान संशोधन हटाया गया था और कानून की धारा 301 के तहत इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया, ध्यान रखेंगे आप लोग। वर्तमान में कितने हैं? अब 6 अधिकार है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों इसके आर्टिकल भी कई बार पूछते हैं, जैसे 21% दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 17 में आती है, ध्यान रखना। उपाधियों का अंत 18 में आता है, ध्यान रखो आप लोग। ठीक है,
20 में जैसे 2 सिद्धि का अधिकार होता है, 21 में दोस्तों प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आता है। ये कुछ विशेष आर्टिकल है जो कई बार एग्जाम पूछे गए हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। और दोस्तों यहां ध्यान रखना आप लोगों को, राष्ट्रपति कभी भी अधिकारों का हनन आपके हटाने के संदर्भ में कोई प्रस्ताव जारी नहीं कर सकता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। कंप्लीट है। अब दोस्तों आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ये रहा, निम्नलिखित में से कौन से वाद में कहा गया कि मूल अधिकार व नीति निर्देश तत्व एक रथ के 2 पहिए है, ध्यान रखो आप लोग। यानी सीधा सा प्रश्न ध्यान रखो कि मूल अधिकार और नीति निर्देश तत्व है। देखो पहली बात तो ये ध्यान रखो, जो मूल अधिकार है भाग 3 और नीति निर्देशक तत्व है इसके बारे में बता दिया मैंने। नीति तत्व जो है भाग 4, ठीक है, कहां से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं, ठीक है। और दोस्तों ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 36 से 51 में देखने को मिलते हैं। और यहां पर यह भी ध्यान रखना, नीति निर्देशक तत्व दोस्तों ध्यान रखेंगे आप लोग कि नीति तत्व संविधान की आत्मा किसने कहा था, ठीक है। तो ऑस्टिन ने जो है नीति निर्देशक तत्व को संविधान की आत्मा का, अलग अलग ध्यान रखना ये दोस्तों, सारे बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और यहां पर यह भी ध्यान रखना कि नीति निर्देशक तत्व को दोस्तों किसने कहा था कि यह एक ऐसा चेक है जिसे बैंक अपनी इच्छा अनुसार पारित करता है। तो दोस्तों यह कहा था केटी शाह ने, ध्यान रखेंगे आप लोग, केटी शाह के द्वारा यह कहा गया था कि यह एक ऐसा ब्लैंक चेक है जिसे बैंक अपनी इच्छा अनुसार पारित कर देता है। कर दिया तो भी ठीक है, नहीं किया तो भी ठीक है दोस्तों, ध्यान रखो आप लोग। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मिनर्वा मिल्स वाद दोस्तों, जो आया था कब, 1980 ईस्वी में दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप लोग, कब आया था, 1980 में। इसके तहत नीति निर्देश तत्व और मूल अधिकार जो है इनको एक दो रथ के 2 पहिए बताए गए हैं भाई, ध्यान रखो। और दोस्तों यहां ध्यान रखना आप लोगों को, केशवानंद भारतीवाद तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1973, ध्यान रखो आप लोग, ठीक है। इससे पहले इसको समझने के लिए 1960 को जरूर समझना। 1960 का जो बेरुवाड़ी केस है के दौरान प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं स्वीकार किया गया था। और दोस्तों ध्यान रखना, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद के दौरान प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया था। बहुत ही मोस्ट है भाई, संविधान का अंग स्वीकार कर लिया गया था, ठीक है। और इसके तहत नहीं किया गया था, ध्यान रखना। प्रस्तावना में आज तक एक ही संशोधन हुआ है, 42वां संशोधन, जब 3 शब्द जोड़े गए थे, कौन कौन से, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। जल्दी बताओ, देखे प्रस्तावना जो अपनी है वो कहां से ली गई है, अमेरिका से ली गई है। और प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। दोनों अलग अलग ध्यान रखना आप लोगों को, ठीक है। तो यहां आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका यहां पर दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ गया है दोस्तों, निम्नलिखित में से संविधान की 6वीं अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती है दोस्तों। देखो 6वीं अनुसूची में 4 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम दोस्तों, ठीक है। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, तो यानी मणिपुर को नहीं देता, ध्यान रखो आप लोग भाई। 4 को देता है, मणिपुर के स्थान पर ध्यान रखो आप लोग असम। तो असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ये 4 राज्य दोस्तों 6वीं अनुसूची में आते हैं, लेकिन दोस्तों मणिपुर नहीं आता है विशेष सूची के तहत, ध्यान रखो आप लोग। अब आपको यहां पर ध्यान रखना है, देखो अनुसूची जो है दोस्तों, अनुसूची फर्स्ट क्या कहती है, भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है। दूसरी में क्या है दोस्तों, वेतन और भत्ते का प्रावधान, वेतन व भत्ते का प्रावधान। तीसरी में क्या है, शपथ और त्याग पत्र। चौथी में क्या है, राज्यसभा सीटों का बंटवारा। 5वीं में क्या है, आरक्षण का प्रावधान। और 6वीं में क्या है, 4 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा जो यहां दे रखा है, एक असम यहां पर काउंट कर लेना आप लोग। और दोस्तों 7वीं में क्या है, केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा, ठीक है। 8वीं में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों भाषा का प्रावधान है। मूल संविधान में 14 थी, वर्तमान में 22 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई है। मूल संविधान में 8 ही अनुसूचियां थी। 9वीं अनुसूची दोस्तों कब जोड़ी गई थी, प्रथम संविधान संशोधन 1951, पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय, भूमि अधिग्रहण बिल।
10वीं अनुसूची दोस्तों 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी, राजीव गांधी सरकार के समय, दल बदल कानून। 11वीं दोस्तों 73वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी, पीवी नरसिम्हा राव, पंचायती राज। और 12वीं अनुसूची दोस्तों 74वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी, नगरीय स्वशासन व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता दी गई थी। तो दोस्तों ये 12 अनुसूचियां वर्तमान में है और ये आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पर सी एक्यूरेट करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। सभी मित्र ध्यान रखेंगे अच्छे से, ठीक है ना। अगला प्रश्न आ गया भाई आपके सामने। नई तलछट व कांप मिट्टी से बने हुए निचले मैदान जहां बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष पहुंचकर मिट्टी की नई परत जमाता है, ऐसे निचले मैदान को क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है, बांगर कहा जाता है, तराई कहा जाता है या भाबर कहा जाता है दोस्तों। यानी जहां बाढ़ आती है ना, उस बाढ़ के पानी के जो मिट्टी जो बनती है ना, उस मिट्टी को क्या कहा जाता है दोस्तों? ध्यान रखो आप लोग। तो दोस्तों ध्यान रखना, उसको कहा जाता है खादर। ध्यान रखो आप लोग। तराई तो क्या होता है? जल, जो दोस्तों जल का भराव होता है ना, उसे कहते हैं। ध्यान रखो आप लोग। तो खादर दोस्तों यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है दोस्तों। ये क्या होती है? उपजाऊ मिट्टी होती है। ओके, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज की समय सीमा जो है वो अब समाप्ति की ओर बढ़ रही है। उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा और आज के सवाल भी दोस्तों बहुत शानदार थे। मुझे वास्तव में आत्मविश्वास से मैं कह सकता हूं कि आज के सवाल जो है और अधिक इंपॉर्टेंट सवाल थे। ध्यान रखो आप लोग, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत ज्यादा सवाल पूछते हैं और दोस्तों ये समाज सुधार आंदोलन वगैरह जो है ना, इनसे बहुत ज्यादा सवाल आते हैं, जो आज के इस सेशन में मैं आपके सामने लेकर के आया हूं दोस्तों। तो कैसा लगा आपको ये सेशन? आप लोग कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिएगा। मिलते हैं अपन कल। आज पुनः आप सभी को आज का जो विशेष पर्व है दोस्तों, विजयदशमी, ध्यान दीजिएगा। विक्रम संवत आश्विन मास शुक्ल पक्ष की 10वीं को भगवान राम ने जो है रावण का वध किया। और दोस्तों इसके राइट 20 दिन बाद 9वां नौरता, 10 दशरावे और 20 दिवाली। तो भगवान राम जो है घर आए थे, अयोध्या आए थे वापस, जिस दिन को अपन दीपावली के दीपोत्सव पर्व के रूप में मनाते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल भगवान राम जी महाराज का जो आशीर्वाद है आप सभी को मिले दोस्तों। ऐसी कामना के साथ में आप भी उम्मीद करूंगा कि आपके मन में जो रावण रूपी दुष्ट बैठा हुआ है, आपको निश्चित रूप से उसको खत्म करेंगे और आप लोग बढ़िया तरीके से इस बार सफल होकर के लौटेंगे। ऐसी कामना के साथ में आज के सेशन को दोस्तों करता हूं मैं विराम। पुनः आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।